लास्ट क्लास में जो है वो हम कर रहे थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सही। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमने अंदर क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि भाई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसमें हर अगली टर्म ऑब्टेन करने के लिए कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, उस ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली टर्म को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सही है। सो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री। सही है। हमने कुछ अलजेब्रा वाले सवाल करके सब देखे थे जिनमें कोई रियल लाइफ सिचुएशन नहीं थी, और हमने जो है वो कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी करके देखी थी जिनमें हमने दो प्रैक्टिकल सिचुएशंस थी। इसमें एक DMO है 7 पीस वाली, और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि भाई सर्कल के लिए सॉल्व करें। क्या इनहेरेंट वो थी इंफॉर्मेशन जो बेसिकली नहीं स्टेटेड थी। सम ऑफ एंगल्स इन अ सर्कल जो होगा वो 360 डिग्रीज होगा सेंटर में। और मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि भाई एक बात पेपर का क्वेश्चन है जो पेंटागन के बारे में, एक हेक्सागन के बारे में। सही है। यू कैन हैव क्वेश्चंस दैट आर अबाउट डिफरेंट शेप। सही है। उसमें वही वाला फॉर्मूला फिर इस्तेमाल हो रहा होता है n-2 इंटू 180, जो आपको सम ऑफ एंगल्स निकाल के देता है जो आपने ओ लेवल मैथ में पढ़ा है। सही है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि फ्यूचर किसी उसमें यूज हो रहा हो, आपको पता हो। Sum of interior angles of a polygon is n-2 into 180। सही। तो ये हमारी बात हो गई। अब कुछ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं ऊपर जाके। एक पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं और फिर इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। ओके। क्या ना, taking you back to example number 8. Together, Jamila starts a part-time job on a salary of $9,000 per year, and this increases by an annual increment of $1,000. Assuming that, apart from the increment, Jamila's salary does not increase. सही है। Find her salary in the 12th year. पहले मुझे बताएं कैसे पता चल रहा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। How do I know? What is telling me in this question कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है? और लेकिन 12th ईयर तो मैं आगे जाके एक और प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, वो ज्योमेट्रिक होती है। हर बार 1000 पढ़ रहे हैं भाई, फिक्स्ड अमाउंट है इब्राहिम। ओके। तो फिक्स्ड अमाउंट है, उस फिक्स्ड अमाउंट को हम क्या कहते हैं? उस फिक्स्ड अमाउंट को हम डी कहते हैं। तो डी इज $1,000। सही है। व्हाट इज 9000? 9000 क्या होगा? ए, यानी फर्स्ट टर्म जो होगी वो 9000। फाइंड क्या करना है? 12th ईयर, यानी कौन सी टर्म? ए प्लस 11d। हमने पढ़ा था कि the coefficient of the term is always one less than the number of the term। तो a plus 11d। a कितना है? 9000। 11 टाइम्स कितना बन रहा है? 20,000। यानी ईयर 12 में उसकी सैलरी कितनी होगी? $20,000 होगी उसकी सैलरी। सही है यहाँ तक? What am I asking in the second part? The length of time she has been working when her total earnings are $100,000। क्या बता रहे हो? नंबर फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, और क्या इंफॉर्मेशन है? व्हाट इज $100,000? सम किस चीज का सम? सॉरी, अर्निंग्स का सम भाई, एन अर्निंग्स का सम। देखो क्या वर्ड यूज कर रहा है? टोटल। जब ये टोटल का वर्ड इस्तेमाल करेगा तो हमारे लिए हिंट होती है कि भाई वो सम की तरफ जा रहा है। तो सम ऑफ एन टर्म्स इज $100,000। सम का फॉर्मूला क्या था? सम का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में सीखा था, n/2 2a plus n-1d। ये फॉर्मूला शीट में भी गिवन होता है।
सही है। 2a, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें भाई, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। 18,000 प्लस 1000 एंड माइनस 1000 प्लस टू 200,000। 18,000 माइनस 1000 हो रहा है तो ये हो जाएगा 17,000 है। सही है। एन स्क्वायर, सॉरी एक एन स्क्वायर आएगा। What is the intelligent thing to do here? Is to take 1000 common and divide it. या फिर मैं सब कह सकता हूँ कि सारी टर्म्स को 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये जीरो, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो। सही है। तो एन स्क्वायर प्लस 17n माइनस 200 क्या आ रहा है भैया? ठीक है ना, कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया तो एक आ रहा है n माइनस 25 और एक n आ रहा है 8। सही है। कौन सा आंसर होगा अर्जुन? -25 या 8? 8 क्यों? नेगेटिव टर्म्स तो नहीं हो सकती भाई, मतलब टर्म नंबर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता टर्म नंबर -10 निकालो। ओके, तो 8 सालों में जो है हर earnings will be $100,000। ओके, क्लियर? एक और एप्लीकेशन सीखी आपने, सही कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में। अभी हम कुछ और एप्लीकेशंस पहले देखते हैं, समझ लेते हैं सही से अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस को, फिर हम आपको ज्योमेट्रिक पे लेके जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया ना वो वाला? सही है। देखो अब क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 6 between 200 and 300 इंक्लूसिव। पहले तो बताओ एरिथमेटिक क्यों है भाई? 6 का डिफरेंस यानी हर 6 के मल्टीपल में कुछ मैं बताइए कैसे 6 का डिफरेंस होता है। अगर आप सोचें तो 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 24, यानी हर अगले मल्टीपल पे जाने के लिए मैं 6 ऐड कर रहा होता हूँ। सही है, तो मल्टीपल्स ऑफ 6 में 6 का डिफरेंस होता है, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। ये रही है क्वेश्चन जो है वो अबाउट, वो भी आया हुआ है। मल्टीपल्स ऑफ 7 का भी एक पास पेपर के अंदर क्वेश्चन है। फर्क क्या होगा? कॉमन डिफरेंस चेंज होता रहेगा, वहां पे 7 के मल्टीपल्स की बात होती रहेगी। ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताओ अब कि उसने कहा है मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 200 एंड 300 इंक्लूसिव, यानी सम का फॉर्मूला लगाने। सही है। अच्छा, सम के फॉर्मूला के लिए क्या क्या चाहिए भाई? n चाहिए और a चाहिए, लास्ट टर्म भी चाहिए होगी। भाई लास्ट टर्म भी गिवन है, तुम कह रहे हो, अभी बात करते हैं तुमसे कि भाई लास्ट टर्म गिवन है या नहीं, तो तुम मुझे बता रहे हो कि सर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आपका, दिल चाहे तो। सही, ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है।
अच्छा सॉरी, तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इन एनी केस हमें पहले इंफॉर्मेशन जमा करनी है ना, A N L D जो भी चाहिए हमें। एक बात तो हमें पता है रही कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो D जो है वो 6 है। सही, ये तो हमें पता चल गया। व्हाट अबाउट A? 200 है, 204 है ना? 200 तो नहीं है, क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 6 की बात कर रहे हैं। सब वही नंबर कंसिडर कर सकते हैं जो 6 से डिवाइड होते हो। तो 200 तो 6 से डिवाइड नहीं होता, 201 भी नहीं होता, 202 भी नहीं होता, 203 भी नहीं होता, 204 जाके होता। दैट इज द मल्टीपल ऑफ 6। सही है। ये पता है मल्टीपल ऑफ 6 का रूल क्या होता है? और कोई रूल्स पता है तुम्हें? डिविजिबल बाय 2 का रूल क्या होता है? हाउ डू यू डिसाइड इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2? इवन नंबर होना चाहिए। सही है। डिविजिबल बाय 3 का क्या रूल होता है? तुम लोग को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं पता कुछ भी। ए लेवल में पढ़ाते हैं, नॉट दैट इट्स पार्ट ऑफ ए लेवल, क्योंकि यहाँ तो कैलकुलेटर है, फॉरन से चेक हो सकता है। सही है। समथिंग जो जनरली आपको पता होना चाहिए। आगे जाके हाईवे का टेस्ट देंगे या किसी और जगह का टेस्ट देंगे तो वहाँ पे अज्यूम होता है कि आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। मैं तो जल्दी से लिख के दिखाऊंगा, इरेज भी कर दूंगा, लेने में फोटो ले लेना। जल्दी से डिस्कस करते हैं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। सही है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, मुझे चेक करना है डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 तो होता है इवन नंबर होना चाहिए। डिविजिबल बाई 3 क्या? Sum of digits. Sum of digits should be divisible by थ्री। यानी इलाही अगर मुझे 202 को चेक करना था तो मैं करूंगा 2 + 0 + 2। हो रहा है यहाँ? 4 डिविजिबल बाई 3 होता है? नहीं होता, तो ये भी डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा। जो भी 3 के मल्टीपल्स होते हैं उनके सम ऑफ डिजिट्स भी डिविजिबल बाई 3 होते हैं। सही है। मैं कोई अगर बड़ा सा नंबर लिख दो 1 2 5 9 6, तो आप कहेंगे सारे नंबर्स को ऐड करें। अगर वो डिविजिबल बाय 6 आते हैं तो ये भी डिविजिबल बाय 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 6 23, 23 डिवाइड बाय 3 होता है? नहीं होता, तो ये भी डिवाइड बाय 3। सही है। 4, लास्ट 2 डिजिट्स कलेक्टिवली। 96 देखें, 96 डिविजिबल बाय 4, तो आपको चेक करना पड़ेगा। 4 × 24 = 96। सही है। अगर 96 हो रहा है तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। सही है। 96 डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 5, लास्ट डिजिट इज 5 और 0। ये हम जनरली सैट में सिखाते हैं, आईबी के टेस्ट में मैं पढ़ाते हैं सिखा रहा हूँ। ओके। डिविजिबल बाय 6, इसका रूल होता है डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। यानी अगर 2 वाला रूल भी एप्लीकेबल है, 3 वाला रूल भी एप्लीकेबल है, तो डिविजिबल बाय 6 भी हो जाएगा। सही है। डिविजिबल बाय 7 का रूल जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, गूगल करके देख लेना क्या होता है। वो मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप अप्लाई करें। अगर आपको चेक करना है तो आप मैन्युअली जाना और डिवाइड करना। 8, लास्ट जिस तरह 4 का लास्ट 2 डिजिट्स था, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स 2 and 3। 7 का कॉम्प्लिकेटेड चाहे नहीं पढ़ने की जरूरत। सही है। चाहिए हो तो गूगल कर लेना, उसमें कुछ मल्टीप्लाई बाय 2 करना होता है, माइनस करना होता है, कुछ करना होता है। सही है। होता है रूल, पर समझाना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुझे याद भी नहीं रहता, इसलिए मैं नहीं बता। लास्ट 3 डिजिट्स 596 को चेक करोगे, अगर 596 डिवाइड हो गया तो पूरा 12596 में डिवाइड हो जाएगा। सही है। फिर डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जिस तरह 3 का रूल था इस तरह 9 का भी रूल है। पर डिजिट को ऐड किया था, 1 + 2 + 5 + 9 + 6 23 आया था। 23 होता है 9 से डिवाइड? नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं होगा।
सही है। फिर 10 का क्या होता है? लास्ट डिजिट शुड बी 11 का क्या होता है? और जिस तरह सम के लिए सबके बीच में प्लस 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 लगा रहे थे, इस तरह उसके लिए जो होता है 11 के लिए पहले माइनस लगाना होता है, फिर प्लस लगाना होता है, फिर माइनस लगाना होता है, फिर प्लस लगाना, ऑल्टरनेट साइन लगाते हैं। ऐड करो अब इसको, 1 + 5 + 6 कितना बनता है? 12। 12 - 11 बन रहा है, 1 आ रहा है। 1 डिविजिबल बाई 11 है? नहीं है, तो ये पूरा भी डिविजिबल बाई 11 नहीं होगा। सही है, 1 इज नॉट डिविजिबल। इस तरह की ट्रिक्स होती हैं, सारी ट्रिक्स दिखा रहा हूँ मैं। 12 डिविजिबल बाई बोथ 3 and 4। क्यों 3 and 4? क्योंकि 3 into 4 12 होता है, लेकिन 6 into 2 भी तो 12 होता है। तो 3 and 4 का रूल क्यों बनाया मैंने? देखो 3 और 4 ओवरलैपिंग नंबर्स नहीं है। 6 और 2 में ओवरलैप आता है कि 6 के अंदर भी एक 2 होता है ना? अब ये आखिरी रूल सिखाने का मकसद ये होता है कि अब आप चाहें तो आगे के बहुत सारे रूल्स खुद ही बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप जो है वो मुझे रूल बना के दिखाएं डिविजिबल बाय 15 का, तो क्या बताएंगे? डिविजिबल बाय बोथ 15 का क्या बताएंगे? डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। ये 3 से भी चेक करो, 5 से भी चेक करो, अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। सही है। डिविजिबल बाय 18 का क्या बताओगे? 2 and 9। डिविजिबल बाय 24 का क्या बताओगे? 8 and 3। सोचो लाई कहाँ दूर तक मैं चेक कर सकता हूँ कि 24 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। एक आईपी के पास पेपर का क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड है। तो आपको ये याद है तो वो सवाल सवाल पता है, वरना वो नहीं है। और वो तरीका भी नहीं है। तो क्या दिया हुआ है उन्होंने? 5 डिजिट नंबर दिए हुए, कुछ नंबर लिखे हुए, बीच में 2 खाली स्पेसेस हैं। 6 डिजिट नंबर दिए हैं, 2 खाली स्पेसेस हैं। शुरू के 2 डिजिट अवेलेबल हैं, आखिरी के 2 डिजिट अवेलेबल हैं। जैसे तरह का सवाल बनाया है, आपने चूज कर रहे, तो उसमें ये सारी कहानियां चलती हैं वो इम्पोर्टेंट। वैसे भी दीज आर जनरल थिंग्स दैट यू शुड नो की वजह क्या होती है। आगे जाके आप अभी ये A-levels पूरा करेंगे, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके लिए एडमिशन टेस्ट देना है। 4 साल यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा वो टेस्ट मांगेंगे, ठीक है। तो उसमें ऐसे आगे फिर एक टेस्ट दिया था, उसमें नंबर सीरीज के पैटर्न, टाइम मिलेगा तो आपको खोल के दिखाऊंगा, ठीक है। वो गाड़ियाँ चल रही होती हैं, उसमें सही नंबर फिट करना होता है, कौन से सीक्वेंस को सही, उसमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सब आ रही है, ठीक है। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। कमिंग बैक। हाँ हाँ, ये मैं अभी अर्दिल अभी तुमसे पूछने वाला हूँ कि तुमने ये तो बता दिया कि 204 जो है वो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6। अब क्या करूँ? ए आ गया, डी आ गया, एन की जरूरत है तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सही है। तुमने क्या प्रिडिक्ट कर लिया है? किन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम? 300। तो तुमने ये प्रिडिक्ट कर लिया है कि इसका लास्ट मल्टीपल ऑफ 6 जो है वो 300 है। 300 में डिवाइड बाई 6 करते हैं तो वो हो जाता है, क्योंकि डिविजिबल बाई 3 भी और डिविजिबल बाई 2 भी। सही है। तो ये पता चल गया लास्ट टर्म 300 है, 204 है। अब तुम क्या बता रहे हो? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो 96 आएगा। 96 टर्म्स है क्या? सवाल ये है अर्दिल के 204 और 300 के बीच में कितने मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, ये कैसे पता चलेगा? डिवाइड बाय 6 कर दें, 96 को डिवाइड बाय 6 कर दें तो 16 आता है। अब 16 नहीं है, 17 है। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक बाउंड्री आपकी लूज हो जाती है। सही है। मैं आपसे फॉर एग्जांपल पूछूं कि 1 से 10 तक कितने नंबर होते हैं? 1 से 10 तक कितने नंबर होते हैं? 10 ही होते हैं ना। लेकिन 10 - 1 करोगे तो क्या आता है? 9 आता है। सही है। बिकॉज बाय डेफिनेशन सब्ट्रैक्शन लूजेस वन बाउंड्री। ओके, वो इंटरवल्स काउंट कर रहा होता है। सही है। अब यहाँ पे ये सारी कहानियां याद रखने से बेहतर है कि मैं एक नया फॉर्मूला आपको बता देता हूँ जो फॉर्मूला शीट में नहीं है। ये आपने उससे याद रखना है, कहीं नंबर ऑफ टर्म्स मिसिंग हो
और फर्स्ट और लास्ट टर्म मौजूद हो आपके पास, तो आपने क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट ओवर कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये हर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे चल जाएगा। सही है। तो लास्ट माइनस फर्स्ट ओवर कॉमन डिफरेंस प्लस, तो ये आ रहा है 17। सही है। याद रखने वाली चीज है। मैंने एक काम करो, सर को पानी दे ग्लास में। भैया मैंने फिर सम का फॉर्मूला लगाना शुरू किया। मैंने कहा सम ऑफ 17 टर्म निकालना है। मैं ए प्लस एल वाले फॉर्मूला लगा लेता हूँ, है तो सही मेरे पास सब। तो मैंने ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा। सही है। कोई मुझे बता दे कितना आ रहा है। 4284। ओके। फिर अभी मैं यहाँ पे छोटा सा एक सवाल लिखूं आपके लिए। क्या हो गया ठीक हो भाई। ये करो। क्या कहा है पहले वर्ड से पढ़ना। ये मैं इसको 3 से यूं लिख देता हूँ 3। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7। मैंने कोई बाउंड्री नहीं बताई, लेकिन कुछ इनहेरेंटली क्वेश्चन में बताया है। क्या बताया है मैंने। 100 से लेके 999 के बीच में ढूंढने में, ढूंढो। 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे इब्राहिम, कैलकुलेटर से भाई। सही है। 100 को चेक करो, फिर 101 को चेक करो, फिर 102 को चेक करो, और फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, मुझे सम बताना। सही है। तो फॉर्मूला याद होगा ना इनका भी, तो ज्यादा आसान लगेगा सवाल। वरना हम सोचते रहेंगे कि भाई 16 थे या 17 थे या 18 थे, कंफ्यूज होते रहेंगे हम। इसे मैंने आपको फॉर्मूला याद करा दिया। आप करके दिखाएं।
आगे कितना आ रहा है भाई? 70,000 70336। क्या है फर्स्ट टर्म क्या है? 105 और लास्ट 994 और नंबर ऑफ टर्म कितना है? सही है। देखो फॉर्मूला यूज करते हैं तो जल्दी हो जाते हैं। सही है जी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। ये हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख ली। अभी आगे कुछ और एप्लीकेशन के सवाल भी हैं, वो मैं अभी क्यों नहीं करा रहा आपको फौरन से, क्योंकि वहां पे फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी साथ है। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अब आपने डिसाइड करना होगा कि भाई एरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है, फॉर्मूला किसका लगाऊं। सही है। फिलहाल पहले हम ज्योमेट्रिक को फॉर्मूला के फॉर्म में देख लेते हैं। एरिथमेटिक में क्या था कि हर अगली टर्म ऑब्टेन करने के लिए क्या कर रहे थे, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। कभी डी पॉजिटिव था, कभी डी नेगेटिव। सही है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? टू ऑब्टेन each subsequent term each subsequent term you multiply with a fixed number for the common ratio. सही है। यानी अगर पहली टर्म ए है फर्स्ट, तो अगली टर्म होनी चाहिए ए आर, फिर उससे अगली टर्म ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर पावर 4 एंड सो ऑन। यानी फिर से वैसा ही एक आइडिया मैं अगर आपके सामने प्रेजेंट करूं, क्या आप देखें कि आर की पावर जो है वो 1 लेस देन द नंबर ऑफ द टर्म है। तो सेकंड टर्म में आर पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर पावर 3 है। तो अगर मैं पूछूं डायरेक्ट टेंथ टर्म, ए आर पावर 9 हो जाना चाहिए। सही है। सो दैट इज द रॉ फॉर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस तरह वहां पे nth टर्म होती थी, यहाँ पे भी nth टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनता है? a r n minus 1। सही है। The power of r is always 1 less than the number of the term. फिर आगे क्या है? The third term of a geometric progression is 9 and the common ratio is -3। क्या क्या लिखूं बताओ? ar square is 9 and r is -3। सही, कॉमन रेशियो को r कहते हैं। ओके, r की वैल्यू जो है वो -3। फिर फाइंड द सिक्स्थ टर्म।
ए आर पावर 5 निकालनी है। उससे पहले इब्राहिम क्या चाहिए होगी, आर की वैल्यू चाहिए होगी। कैसे निकालोगे आर की वैल्यू? ओ सॉरी, आर की नहीं, ए की वैल्यू चाहिए होगी। आर तो है हमारे पास। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो हमने कहा टर्म नंबर 6 जो है वो 1 इंटू -3 पावर 5 gives me I think -240। सही है? यहाँ से कोई सवाल? आगे लेके चलें आपको? फिर nth टर्म भी पूछिए ना। ए आर n-1, a is 1, r is -3। तो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या बन रहा है? nth टर्म का फॉर्मूला ये बन रहा है -3 पावर n-1। nth टर्म का काम क्या होता था कि अब कोई भी दूर की टर्म निकालनी है हमें, तो हमें से n की वैल्यू लगा देनी है भाई। सही। 100 टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 100, 75th टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू 75 एंड सो ऑन। सही है? कोई सवाल? The nth term of a geometric progression is 10 power half n-1। Find the first term and the common ratio। क्या करना चाहिए बताओ? पहले n की जगह जो है वो आप कह रही है 1 पुट कर दें ताकि सर टर्म नंबर 1 आ जाए। ऐसा ही है? तो आ गया 10, यानी ये जो है वो 10 है। और आप हो जाएगा कैसे अर्जित? तो ये टर्म नंबर 2 तुम निकाल रहे हो, टर्म नंबर 2 तुमने निकाला 10 पावर हाफ -2 - 1। सही है? फिर अर्जुन हमें बता रहे हैं कि सर अगर आप आर निकालना चाहते हैं, वैसे तो ऑब्वियस सी बात है सर, लेकिन कहीं आपको ऑब्वियस नहीं भी लग रहा तो आर कैसे निकाला जा सकता है? टर्म 2 डिवाइड बाय टर्म 1 करके, या फिर हमारा टर्म 3 डिवाइड बाय टर्म 2 करके भी कर सकते हैं, या फिर टर्म 4 डिवाइड बाय टर्म 3 भी कर सकते हैं। कोई भी दो आगे पीछे वाली टर्म्स अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आर आ जाया करता है। सही है? फिर तो चाहते तो यहाँ पे टर्म 5 और टर्म 6 निकाल लेते, उनको भी डिवाइड करते थे तो भी आर आ जाता। ये हमने 1 निकाली थी तो ऑब्वियस बात थी कि हमें 2 निकालनी चाहिए। वैसे भी बुशरा अगर आप नोटिस करें कि जो चीज़ होती है जिस पे पावर लगी होती है वो आर होता है, उसके इसमें हाफ पे पावर लगी है तो हाफ जो आर। सही है? क्लियर है यहाँ तक? आगे लेके जाएं आपको? रोलिंग डाउन। ओके, ठीक है। The sum of a geometric progression can be written as Sn equals to a 1 minus r power n over 1 minus r and r is not equals to 1। तो किस चीज का फॉर्मूला गिवन है? अब सम ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी फॉर्मूला शीट में अवेलेबल है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, तो याद रखना है। सही है? अच्छा, ये प्लीज बात नोट कर लीजिएगा कि अगर आप कहीं को गूगल करेंगे या यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसका एक ऑल्टरनेट वर्जन भी होता है। अगर उस ऑल्टरनेट वर्जन में क्या होता है, Rn-1 लिखा होता है, नीचे R-1 लिखा होता है। दोनों की साइन ऑपोजिट होती है, मतलब वो हुआ होता है, आर पहले आया होता है। तो उसमें लिखा होता है कि भाई आर पॉजिटिव है तो ये वाले यूज कर, आर
वन से बड़ा है तो ये वाला यूज करो, R1 से छोटा है तो दूसरा वाला यूज करो, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, करने को मैं वो भी करके दिखा दूँ, बट फॉर्मूला शीट में एक जगह है, हम भी एक ही से काम चलाएंगे और चल जाता है काम, कोई मसला नहीं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी है लेकिन आगे ये, यह फॉर्मूला का पार्ट नहीं है। सही है, जब भी अभी हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शंस, फंक्शंस में भी यही होता है कि कोई वैल्यू अगर किसी फॉर्मूला में काम नहीं करती तो उसको एक्सप्लिसिटली स्टेट करना होता है कि भाई ये वाली वैल्यू काम नहीं करी। इसके एक केस में कौन सी वैल्यू काम नहीं करी, तो कह रहा है आर शुड नॉट इक्वल वन। क्यों कह रहा है ऐसा भाई, सोचो। डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा और एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो जो होता है वो अनडिफाइंड या इंफिनिटी हो जाता है। सही है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा सम, तो हम आर की वैल्यू वन नहीं लगा सकते। वैसे भी बहुत, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि फर्स्ट टर्म थ्री है और आर जो है वो तुम्हारा वन है, तो अगली टर्म क्या आएगी, फिर से थ्री आ जाएगी, उससे अगली टर्म भी थ्री आ जाएगी, फिर थ्री आ जाएगी। आर से तो मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ नहीं, ज्योमेट्रिक तो नहीं बनी। तो हम कहते हैं दिस इज अ यूनिफॉर्म प्रोग्रेशन, कि वो यूनिफॉर्मली चलती रहती, थ्री पे ही रहती। सही है, ओके। फिर हमें सम का फॉर्मूला समझ आ गया। हमने कहा था सेट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 16, तो ए आर स्क्वायर इज 16 and the sixth term is minus 28. AR power 5 is minus 120. Find the first term, एक ही वैल्यू निकालो, and the sum of the first 7 terms. सम के लिए आर भी निकालना पड़ेगा, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, हो जाएगा साइमल्टेनियस सॉल्व, करके देखें होता है या नहीं। आपसे सब्सटीट्यूशन लगानी होगी किसी तरह, ए को एक जगह से सब्सटीट्यूट करें दूसरी जगह इब्राहिम, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं करके दिखाऊंगा फिर। बताना ये और आगे क्या वैल्यू आ रही है। और -2 आ रहा है बिल्कुल। सॉरी, मैंने यहाँ से एक ही सब्सटीट्यूशन बनाई और इधर लगा दी। तो 16 r cube equals to -128, r cube equals to -8, r equals to cube root of -8, which is, अब ये सब क्यों कर रहे हैं वैसे, वैसे निकालो फाइंड द फर्स्ट टर्म, वो तो ढूंढ लिया आपने, और क्या ढूंढने को कहा है,
सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, वो तो सिंपल सम का फॉर्मूला लगाने। अच्छा आप इसमें प्लीज, ये कल भी दूसरी क्लास में कोई कर रहा था एंड गॉड नोज व्हाट शी वाज डूइंग ऑन द कैलकुलेटर, उनका आंसर सही आके ही नहीं दे रहा था। भाई कैलकुलेटर जो है ना वो सब कुछ एक साथ आपको कैलकुलेट करके दे सकता है, आपने उसको टाइप सही करके, सही। लेट्स से आई वांट टू कैलकुलेट दिस, राइट। मैंने पहले फ्रैक्शन लगाया, मैंने इसी तरह लिखा जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई मुझे माइनस प्लस भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर पावर नेगेटिव पे पावर लगती है, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ वैसे ही क्रिएट करता है। सही टाइप किया ना मैंने, और यार इट इज लिख देना, कोई खुद से ऐड सकता है नहीं। कैलकुलेटर अच्छे से चलाना सीखें भाई। अगर आपने कोई सिली मिस्टेक की बीच में, कोई बीच में कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, आगे आप गलत इस्तेमाल करते रहे, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि एग्जामिनर मार्क्स देगा। एग्जाम में मार्किंग बड़ी सिंपल सी होती है। एग्जाम में मार्किंग जो होती है वो इस तरह हो रही होती है। 3 तरह के मार्क्स होते हैं यूजुअली पेपर में। सही, आप मार्किंग स्कीम भी उठा के देखेंगे तो 3 तरह के मार्क्स होते हैं, ए, एम, ए और बी। सही। एम होता है मेथड का मार्क, ए होता है आंसर का मार्क, और बी होता है आंसर का मार्क विदाउट अ मेथड। सही। कुछ केसेस जिस तरह बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम टर्म्स निकाल रहे होते थे ना, तो उसमें आपको नजर आएगा, आगे लिखा होगा B210, यानी तीनों टर्म सही आई तो 2 मार्क्स दो, 2 मार्क्स टर्म सही आई तो B1 दे दो, और कोई भी टर्म सही नहीं आई तो B0 दे दो। सही है, उसमें कोई मेथड का मार्क नहीं आता। अब यहाँ पे मेथड का मार्क होगा, क्या हमने फॉर्मूला सही लगाया तो 1 मार्क, और आंसर सही आया तो एक और मार्क। सही है। आप याद रखें कि ये A1 वाला मार्क तभी मिलता है जब आपने ऊपर मेथड सही लगाया। सही है, और A1 का मतलब होता है आंसर 1 नहीं, एक्यूरेसी 1, कि आपका एक्यूरेट आंसर आया है नहीं आया। तो आपका वही आंसर जो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ आएगा तो A1 मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब कोई ऐसी वैल्यू जैसे आपने जैसे आर गलत कैलकुलेट कर दिया, आपने कहा सर क्यूब रूट ऑफ 8 -8 जो होता है ना वो 2 होता है, तो आपको मेथड का तो मार्क मिल जाएगा, आंसर का तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। कोई कैरी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा था भाई। अगर आपने गलत निकाला निकाला उसका भी मार्क किया, आगे सम गलत निकला उसका भी मार्क किया, सम के मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। सही, ओ लेवल वाली मार्किंग नहीं होती इस पर। सही है, ये लेवल वाली मार्किंग है, उसमें आपने कंसिडर करना होता है कि भाई हर चीज जो है ना वो एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो मार्किंग स्कीम। सही है, ये ख्याल रखिएगा। अब कल एक बच्चे के साथ वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो उसमें उस बच्चे की आदत ये है वो कंसिस्टेंटली जो है ना वो लिखता गलत है, ऊपर प्लस लिखा होता है नीचे माइनस कर देता है वो। मैंने कहा मैं तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, उसको आते हैं कॉन्सेप्ट सारे भाई। ऊपर से सही सॉल्व कर रहा होता है, बीच में उसने कोई गड़बड़ की होती है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करता है तो कैलकुलेटर पे होती नहीं, जाहिर सी बात है वो डेसिमल आंसर आना शुरू हो जाएगा, देखो मार्क्स चले जाएंगे। मैंने थोड़ी कंसिडर करेगा कि आपने ऊपर प्लस को माइनस कर दिया अपने हिसाब से, मैं मार्क्स दे दूँ, नहीं देगा वो। ओके, तो वेरी बी वेरी केयरफुल, ए लेवल इसीलिए टफ होता है, मार्किंग अब ग्रेजुअली और स्ट्रिक्ट होती है, आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना। भाई ये सवाल देखो, ये क्या दिया हुआ है, द सम टू n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 3 पावर n minus 1, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड द कॉमन रेशियो आर। अभी कोई नया ही फॉर्मूला है ना, पर वो किसका कह रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ n का, सम ऑफ n का, nth टर्म का नहीं, सम ऑफ n। राइट, हमारा सम ऑफ n का फॉर्मूला तो कुछ और ही था भाई, a1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर। तो क्वेश्चन बनाया उसने, क्या किया उसने, ए और आर की कोई वैल्यूज आपको पहले से लगा के दी हुई है ना, क्या वैल्यूज लगा के दी हुई है ये मुझे नहीं पता चल रहा। उसने कहा पहली 4 टर्म्स ढूंढो भाई, कैसे ढूंढोगे, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सही है। लेकिन ये तो सम आएगा अर्जिल, 1 2 3 4 से सारी टर्म्स तो नहीं आएंगी, पहले मैं 1 लगाता हूँ, तो मुझे बताओ ये 2 क्या है, व्हाट इज दिस 2, दिस इज द फर्स्ट टर्म।
सही है, एक टर्म का सम का मतलब फर्स्ट टर्म ही है भाई। लेकिन हमारा जब यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो ये 2 इससे क्या आ रहा है, ये सही है, माइनस करेंगे। इब्राहिम हमें बता रहे कि सर इसको फर्स्ट टर्म से माइनस करें तो आपको क्या पता चलेगी, इसमें कॉमन डिफरेंस है ही नहीं ना, इसमें सेकंड टर्म पता चलेगी। टर्म 2 क्या आएगी, 8 माइनस 2 विच इज 6। सही है, अब दूसरा फर्स्ट टर्म पता चल गई 2 है, अगली टर्म पता चल गई 6 है, और है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो क्या आप इसको देख के मुझे तीसरी टर्म बता सकते हैं? हर टर्म आगे जाने के लिए क्या कर रहे होते थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। किससे मल्टीप्लाई हुआ है अभी, 2 से 6 पे जाने के लिए क्या मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से। तो अब आगे भी क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 इंटू 3 18। बेसिकली मैंने इलाही क्या किया, मैंने दो टर्म्स आ गई ना तो मैंने फौरन से दिमाग में कॉमन रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ठीक, अब तुम्हें थर्ड टर्म निकालनी है तो तुम अब नॉर्मल तरीके से निकाल लो, ए आर स्क्वायर। सही है, ए आर स्क्वायर 18। टर्म नंबर 4 निकालनी है, ए आर क्यूब 4। सही है, तो इस सम वाले फॉर्मूला का अर्थ काम कहां तक था, सिर्फ दो टर्म्स तक। सही है, चले आगे। चलिए लेट्स डू दिस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक मैंने बीच में भी स्किप किया है, दिस इज एग्जांपल नंबर 6 है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन वाला सवाल है, हम इसमें मर्ज करके देख लेते हैं अपने आइडियाज को, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपस में मर्ज कैसे हो। सही है, उसने कहा वाटर टैंक होल्ड्स 2000 लीटर्स व्हेन फुल। एक पानी का टैंक है जिसमें 2000 लीटर पानी है भाई। सही है, लास्ट टाइम जरूरी नहीं है, देखो अभी रुको क्या कहता है। सही है, a small hole in the base is gradually getting bigger so that each day a greater amount of water is lost। रोज पानी उसमें से लीक हो रहा है। on the first day after filling, यानी पूरा भर दिया मैंने 2000 लीटर, तो इब्राहिम अभी इस 2000 का तो पूरा पानी आ गया। 10 लीटर्स ऑफ वाटर आर लॉस्ट ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर फिलिंग। तो पहले दिन जो है वो 10 लीटर पानी लूज हो गया, और हर दिन जो होता है वो बढ़ता जाता है, कितना लॉस हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। इस्तेमाल कितना हो रहा है, दोबारा रिफिल करना या नहीं करना, ये कुछ भी नहीं बताया अभी मैंने। सही, मैंने तो बस ये कहा कि एक दिन फिल कर दिया मैंने, लेकिन 10 लीटर जो है वो लूज हो गया। एंड दिस इंक्रीजेज बाय 2 लीटर्स ईच डे। इस लाइन को पढ़ के आपको क्या पता चलता है कि मैं एरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ या ज्योमेट्रिक की? एरिथमेटिक की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट जो है वो अगले दिन चेंज में आनी है। सही है, द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। ऐसा ही है, हाउ मेनी लीटर्स
will be lost on the 30th day after filling. क्या पूछ रहा हूँ? टर्म नंबर 30 पूछ रहा हूँ भाई। तब कोई बात समझ आती है कि 30th डे A प्लस 29D। सही है। यानी इब्राहिम पहले दिन 10 लूज हुआ, फिर 12 लूज हुआ, फिर 14 लूज हुआ, फिर 16 लूज हुआ, 30वें दिन जाके 68 लूज हुआ। तो मुझे लग नहीं रहा वैसे 2000 लास्ट टर्म होगी वैसे। सही है। अब इस 2000 का क्या काम है अभी देखते हैं। उसने कहा टैंक बिकम्स एम्प्टी ड्यूरिंग द nth डे आफ्टर फिलिंग, यानी एक ही दफा फिल किया और एक किसी दिन जाके खाली हो गया भाई टैंक, क्योंकि रोज पानी गाया हो रहा था उसमें से। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये पता करना है कौन से दिन खाली हुआ भाई। क्या करेंगे? क्या इंफॉर्मेशन अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई? किसको इक्वल्स टू 2000 कर दूं? तुम कह रहे हो टर्म नंबर को 2000 के इक्वल कर दूं, यानी कोई एक ऐसा दिन होगा जिसमें पूरा 2000 लूज हो जाएगा। लेकिन भर तो रोज नहीं रहा, मैं एक दिन भरा था मैंने, तो पानी हो गई नहीं उस दिन। एक्सेलेंट। गुजरा बता रही है सम हो जाएगा सर। 21 दिन पूरा सम मिला के 2000 हो गया भाई। पानी मैंने भर दिया था, वो लूज होता रहा रोज। जब पूरा 2000 कब लूज हो जाएगा? जब उसका सम 2000 हो जाए। तो सम ऑफ n टर्म्स इज 1000। तो n over 2 2a plus n minus 1d should equal 2000। क्या क्या है आपके पास? a है और d है। भाई जल्दी से मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है आप लोगों की। फिजिक्स 20 plus 2n minus 2। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स और क्वाड्रेटिक्स पूरा सही हो गया है। टेस्ट लें उसका। क्या ख्याल है अगले हफ्ते? अगले सैटरडे रखते हैं क्वाड्रेटिक्स और इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। सही है, ताकि सही से वो टॉपिक जो है वो पूरे एक साइड पे हो जाए। जब हम थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं ना, फिर बाइनोमियल और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम साथ एक टेस्ट ले। सही है, ये भी अगले हफ्ते में पूरा हो जाएगा। तो हम जो है वो अगले सैटरडे टेस्ट ले लेते हैं। आप लोगों का 1 घंटा फ्री होता है ना अगले सैटरडे? सैटरडे को फ्री होता है ना? टेस्ट होता है 40 मिनट। सही है, मैं ग्रुप का भी लिख भी देता हूँ। ओके, तो मुझे बताएगा एन क्या आ रहा है? हाँ आने दो। 40.4। दूसरा तो ये तो नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। दिन जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। अब मुझे अर्दिल आंसर क्या दोगे? उसने कहा द टैंक बिकम्स एम्प्टी ड्यूरिंग द nth डे आफ्टर फिलिंग। ड्यूरिंग द nth डे किस दिन के बीच में? 41st डे के बीच में। सही है। 40 दिन पे तो इब्राहिम खाली नहीं हुआ होगा। 40 दिन पूरे हो गए, 0.4 एक और दिन गुजरने लगा, आधा दिन गुजरा था, आधे से भी कम दिन गुजरा था और टैंक खाली हो गया। तो कौन सा दिन होगा? एंड शुड बी 41st डे। ओके, ऑन द 41st डे आफ्टर फिलिंग द टैंक विल बी somewhere during the 41st। सही है। तो बच्चा कभी राउंड अप करना होगा, कभी राउंड डाउन करना होगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन थोड़ी सी बातें चेंज हो। असल मुझे पार्ट 2 इसका जल्दी से आपको बताना है, वो देखें हम बोर्ड पे। Assume that 10 liters of water are lost on the first day and the amount of water lost increases by 10%। जैसे अब पहले 10 हुआ था, फिर 12 हुआ था, फिर 14, 16, 18 इस तरह हो रहा था। अब वो कह रहे हैं कि फिक्स नंबर नहीं है लेकिन परसेंटेज फिक्स्ड है भाई। सही है।
तो फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल 2000 लीटर्स इज लेफ्ट इन द टैंक। उसी तरह सम कुछ निकालना है, लेकिन कैसी प्रोग्रेशन है? अब ज्योमेट्रिक है, मल्टीप्लाई करने वाली प्रोग्रेशन है भाई। परसेंटेज निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मुझे बताओ कि का कॉमन रेशियो कितना? 10%, 0.1। अब इलाही अगर तुम मुझे 0.1 बता रहे हो तो अगली टर्म निकालने के लिए तुम 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, वो हो जाएगा 10 इंटू 0.1 इज 1। तो तुम कह रहे हो पहले दिन 10 क्लूज हो, अगले दिन 1 क्लूज हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सही है, एक्सीलेंट। दो तरीके हैं विजन निकालने के, या तो आप अगली टर्म निकाल लें। अगली टर्म आती है इलाही 11, 10% बढ़ाओ। हमने ओ लेवल मैथ में कैसे सीखा है 10% बढ़ाना? हम कहते हैं 110% ले लो भाई। कोई चीज इंक्रीज होती है तो 110%, कोई चीज डिक्रीज होती है तो इब्राहिम कितना? 90%। 20% इंक्रीज आए तो 120%, 20% डिक्रीज आए तो 80%। तो अर्दिल आर कितना होगा? आर होगा 110%। इंक्रीज करना है 10%। सही है, सही है इब्राहिम। तो ये याद रखनी है बात कि आर डायरेक्टली वो परसेंटेज नहीं होती जो क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज की गई मैंने, उसको 100 में एडजस्ट करना पड़े। इंक्रीज है तो 10% बढ़ा दें, डिक्रीज है तो 10% कम कर। सही है। अच्छा, फिर उसने कहा फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ द 2000 लीटर्स इज लेफ्ट एट द टैंक इन द 30th डे आफ्टर फिलिंग। तो वो फिर से 30th डे का सम पूछ रहा है भाई आपसे, टोटल पानी पूछ रहा है ना। सही है, लेफ्ट इन द टैंक। तो पहले मैं टोटल का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, कोई मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएगा? 1645 टाइम करेक्ट। और फिर मुझे बताएंगे 1645 है क्या? What is this 1645? अमाउंट ऑफ वाटर क्या? लॉस्ट। ये 30 दिन में इतना पानी जाया हो जाता है भाई। 41st डे तो वैसे भी खाली हो गया था ना वो पहले वाली प्रोग्रेशन में, तो उसी तरह से कुछ चल रहा होगा। सही है। तो 1645 जो है वो लूज हो गया। अब 1645 लूज हो गया, उसने पूछा क्या है? फाइंड व्हाट परसेंटेज इज लेफ्ट इन द टैंक। तो कितना बचा होगा टैंक में? लेफ्ट इन द टैंक कितना होगा? 2000 माइनस 1645, 355। इसको परसेंटेज में कैसे बनाओगे? डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, वो बता दिया। लास्ट 17.8 बन रहा है ना मेरे ख्याल से। सही है। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर में अभी एक और मेन चीज बाकी है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं जिसमें आपको मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बतानी है। इसका आंसर देखो, अपने नंबर्स में गड़बड़ लगाया हूँ। ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है, कैंसिल हो जाना चाहिए। सही है भाई, सैटरडे के लिए तैयारी करें। कौन से? क्वाड्रेटिक्स एंड इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स। इक्वेशंस ऑफ सर्कल्स प्लीज थोड़े से पास पेपर्स खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। रिसेंट वाले खोल के देखें, ऐप पे खोल रहे हैं, आपके पास बुक है जो भी है वो खोल के देखें। कुछ रिसेंट मैं कुछ भेजूंगा भी सवाल आप। आई विल सेंड आउट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मैंने 110% क्या होता है? 110 डिवाइडेड बाय 100, तो खुद ही 1.1 बन जाता है। सही। ओके, तो परसेंटेज में भी लिखो, कैलकुलेटर में तो चलेगा, कोई मसला नहीं। आगे हर दिन सही। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go.
At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.